हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक NKC 2005 एंड इट्स पॉलिसी रिकमेंडेशंस। नेशनल नॉलेज कमीशन का जो बेसिक है, ठीक है, इसका जो रिकमेंडेशंस के अंडर आपको जो कुछ भी लिखना होगा या फिर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में जाननी चाहिए, वो सब एक ही सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसको कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ NKC 2005। बेसिकली इसको 2005 कहते हैं, लेकिन इसका जो टेन्योर पीरियड था वो 3 साल का था, ठीक है। तो 2006 में ये लागू हुई थी और 2008 तक ये एक्टिव मोड में रही थी। NKC was a high level advisory body to the Prime Minister of India. Advice was related with the policy of education, research institutes and about reformation of knowledge economy. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे तब, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 13 जून 2005 को जो है ये बनाया था। NKC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड गिवन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का टाइम पीरियड दिया था 2005 से अक्टूबर 2008 तक का, इसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। लेकिन ये जो है, इसकी वेबसाइट लॉन्च कब हुई थी? इन फरवरी 2006 को ये लॉन्च हुई थी। द कमीशन सबमिटेड अराउंड 300 रिकमेंडेशंस ऑन 27 फोकस एरियाज ड्यूरिंग इट्स टर्म। अब रिकमेंडेशंस 300 थी, लेकिन डरने की बात नहीं, हम 300 रिकमेंडेशंस नहीं करने वाले हैं। जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस मेन होती है ना, लाइक इसके फोकस एरियाज करेंगे हम, जो मेन फोकस एरियाज हैं, देन वी विल सी द मेन रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल नॉलेज कमीशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NKC। तो इस तरह से ये डायग्राम भी आपने ज़रूर बना कर आनी है। हेयर कम्स द NKC का रोल। प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये सारा कुछ होता है, और NKC की जो कमेटी हम कहते हैं, इसमें 8 मेंबर्स लाइक चेयरमैन है, ठीक है। फिर उसके अंडर मेंबर्स होते हैं सपोर्ट स्टाफ, जो इनको टेक्निकल सपोर्ट टाइप देते हैं। फिर होता है प्लानिंग कमीशन, जो इनके अकॉर्डिंग वर्क करता है। देन इन सपोर्ट टू दिस इज मिनिस्ट्रीज और जो स्टेट्स हैं, ठीक है जी, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वी विल सी द मेंबर्स। ये मेंबर्स वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस। नाउ इज़ द की फोकस एरियाज, या फिर इसको नॉलेज पेंटागन भी कहते हैं, या फिर इसको 5 फोकस एरियाज कहते हैं, ठीक है। 5 फोकस एरियाज ऑफ NKC। फर्स्ट इज असेस, सेकेंड इज कॉन्सेप्ट्स, थर्ड इज क्रिएशन, फोर्थ इज एप्लीकेशन एंड 5 इज सर्विसेज। अब इनको हम 1 बाय 1 जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रिकमेंडेशंस भी आती हैं तो आपने ये फोकस एरियाज इसमें कवर करने ही करने हैं। ये मत सोचो कि डायरेक्ट आप रिकमेंडेशन से स्टार्ट कर लोगे आंसर। इसका मेथोडोलॉजी क्या है? आइडेंटिफाई फोकस एरियाज और टारगेट ग्रुप। पहले आइडेंटिफाई करो कि हमें किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, क्या हमारा फोकस एरिया है या फिर टारगेट क्या है। देन कंसल्टेशंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बैकग्राउंड रिसर्च एंड एनालिसिस। हर चीज़ देखो, पहले हम टारगेट देखते हैं, हमारा टारगेट क्या है, क्या उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके लिए हम एनालाइज करते हैं। तो उसके लिए रिसोर्सेज में भी क्या है, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जो पर्सन उस पर काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग ग्रुप्स, देन इंटरनल डेलिब्रेशंस ऑफ NKC, फाइनलाइजेशन ऑफ रिकमेंडेशंस, जो भी विचारधारा दी जाती हैं पॉलिसी के लिए या फिर जो व्यूज़ आते हैं सामने, उसको रिकमेंडेशंस के लिए फाइनलाइज करना। फिर उसको रिपोर्ट जो है वो सबमिट होती है, सबमिशन टू PM इन फॉर्म ऑफ लेटर टू PM, ठीक है। देन वाइड स्प्रेड डिससेमिनेशन, जो सबमिशन होती है PM का अप्रूवल होता है, फिर वो वाइड स्प्रेड यानी कि उसको डिससेमिनेट कर देते, उसको फैला देते कि भैया ये चीज़ अप्रूव हो चुकी है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। ये इसका मेथोडोलॉजी होती है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ NKC। नेक्स्ट इज द स्ट्रैटेजी दैट इज बीइंग फॉलोड हेयर। तो स्ट्रैटेजी में क्या है, देखिए यहाँ पर है हमारे फोकस एरियाज, यहाँ पर है चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, फोकस एरियाज, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ताकि चैलेंजेस देखते हुए फोकस एरियाज बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैथडोलॉजी में हमने क्या किया था कि हम उनको एनालाइज करेंगे, क्या फोकस एरियाज हैं उनको एनालाइज करना, उसकी डिटेल्स एनालाइज करना, ठीक है। डेवलपमेंट
डेमोग्राफी एंड डिस्पैरिटी, ये हमारे चैलेंजेस हैं और उसके बेसिस पर फोकस एरियाज़ बनते हैं। फोकस एरियाज़ के बेसिस पर जो हमारी बेसिक की फैक्टर्स हैं या फिर जो स्ट्रेसफुल पॉइंट्स हैं कि इन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको अगर हम अपग्रेड कर लें, इन पर अगर हम रिसर्च कर लें तो हमारा फोकस एरियाज़ कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो भी कुछ हद तक मीटअप हो जाएंगे या फिर चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। सो फोकस एरिया स्टार्ट करते हैं। देखिए, असेस, असेस मीन्स असेस टू नॉलेज, असेस टू कंटेंट, असेस किसके लिए, लिटरेसी इंक्रीज हो सके, ट्रांसलेशन। अब असेस में देखिए, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज क्या है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको पंजाबी आती है, हिंदी भी आती है तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। लेकिन अगर कहीं एनके से कोई और पर्सन पढ़ रहा है जिसको हिंदी नहीं आती है तो ये वो इस वीडियो को किस तरह से समझेगा, ट्रांसलेटर की हेल्प से। जैसे नीचे कैप्शन लिखी आती है ना इंग्लिश में, तो वो क्या है, कैप्शन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देते हैं या फिर वो ट्रांसलेटर्स का काम करते हैं ताकि नॉलेज का कोई भी हद ना हो, कहीं पे भी बंदा उस चीज़ को असेस कर सके। असेस टू ऑल, ये सारे के सारे पॉइंट्स असेस के अंदर कवर होते हैं। लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए ताकि जो लोग रीडिंग हैबिट्स रखते हैं, लाइब्रेरीज़ में हर तरह का स्टॉक अवेलेबल हो, लैंग्वेज का कोई इशू ना रहे, नेटवर्क, जैसे इंटरनेट से पढ़ रहे हो आप, ये चीज़ आपको अपने कॉलेज में जाकर ये टॉपिक समझ नहीं आया तो आपके पास अगर इंटरनेट है तभी तो आप यूट्यूब पर ये टॉपिक पढ़ पाओगे। देन इज़ द पोर्टल्स, ये सारी चीज़ें असेस के अंडर आती हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, स्कूल है, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट एजुकेशन के कहाँ पे समझाए जाते हैं, स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा आगे जाकर कुछ बनने के लिए तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया जाना चाहिए ताकि बच्चा एक ट्रेलर मिल जाए उनको स्कूल में ही कि आगे जाकर अगर कोई वो फील्ड चूज़ करना चाहते हैं तो वो उसका बेसिक्स उनको स्कूलिंग में ही पता लगना चाहिए। देन हायर एजुकेशन, फिर प्रोफेशनल एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में भी हम सब जानते हैं कि ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, घर बैठे ही हम कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इग्नू से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट इज द क्रिएशन। अब क्रिएशन में क्या है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्रिएट करना मतलब कुछ ओरिजिनेट करना, कुछ अलग से नया कॉन्सेप्ट लेकर आना, ठीक है। कोई जैसे हम कहते हैं कि डेली न्यू न्यू क्रिएशंस हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, हम यूज़ करते हैं ना वर्ड, इनोवेशंस हो रही हैं, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इट मीन्स कोई नई चीज़ क्रिएट की जा रही है। देन इज़ एप्लीकेशन। अब जो भी चीज़ें हमने क्रिएट की हैं, एनालाइज करी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, एप्लीकेशन उसकी करनी कहाँ पे है, एग्रीकल्चर में या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज में, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज में। देन सर्विसेज क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई गवर्नेंस। इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थोड़ा ओवरव्यू दिया है मैंने आप लोग को इन 5 फोकस एरियाज़ का, की एरियाज़ का। अब देखो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, अब रिकमेंडेशंस आप सोचोगे एनकेसी तो 2005 है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुई है ऑनलाइन, मतलब ये कब आई है रिकमेंडेशंस इसकी, 2006 में, फरवरी 2006 में। सो फर्स्ट इज़ द लाइब्रेरीज़। अब देखो लाइब्रेरीज़ के रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखो जो की एरियाज़ है ना, वही बेसिकली इसकी रिकमेंडेशंस के अंडर आए हैं, तो अब डिटेल में इनको देख लेते हैं। फर्स्ट इज लाइब्रेरी, सेट अप अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, प्रिपेयर अ नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज। अब दुनिया में कितनी सारी लाइब्रेरीज हैं, हम इंडिया की बात करें तो नेशनल लाइब्रेरीज हैं, हर स्टेट हर सिटी में अपनी अपनी लाइब्रेरी है। क्यों लाइब्रेरी है, ताकि लोग उसको असेस कर सकें, फ्री विजिट होती है वहाँ पर लोगों की, या फिर बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही कम चार्ज किया जाता है ताकि असेस टू ऑल हो सके। सेटअप अ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड, लाइब्रेरी का फंड भी होना चाहिए। प्रमोट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन ऑल लाइब्रेरीज, यानी कि आईसीटी का यूज़ हो लाइब्रेरीज में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरीज में भी उस तरह से जैसे इंटरनेट की फैसिलिटी हो, लोग वहाँ पर ऑनलाइन भी पढ़ पाएँ, इतना हाई लेवल का कॉन्सेप्ट ये लाइब्रेरीज में लेकर आने चाहते हैं। फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शंस, encourage public private partnerships in LIS development. देन इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का जैसे मैंने आपको ओवरव्यू बताया था कि
जो बंदा जिस लैंग्वेज में वो पढ़ना चाहता है वो उस लैंग्वेज में उस चीज़ को पढ़ पाए। प्रोवाइड इम्पेटस फॉर डेवलपिंग ट्रांसलेशन एज एन इंडस्ट्री। एस्टैब्लिश अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्विंग इंडियन लैंग्वेजेस। अब इंडियन लैंग्वेजेस हमारी इतनी स्टेट्स हैं, जितनी स्टेट्स हैं उतनी लैंग्वेजेस हैं, तो एक ऐसा हब होना चाहिए, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए जहाँ पर हर लैंग्वेज में उस चीज़ को ट्रांसलेट किया जा सके। ठीक है, जो बंदा जहाँ पे पढ़ सकता है वो अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सके। क्रिएट एंड मेंटेन वेरियस टूल्स फॉर ट्रांसलेशन, एनकरेज मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो नीचे कैप्शन चलती रहती है, या फिर हम इंग्लिश मूवी भी देखते हैं ना, तो वहाँ पर वो हिंदी डब होती है लेकिन नीचे इंग्लिश में चलती रहती है, या फिर हिंदी मूवी देख रहे हैं तो नीचे इंग्लिश में आती रहती है, वो क्या है, ट्रांसलेशन है एक तरह की। प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर ट्रांसलेटर्स। अब कोई चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेंटर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे विचोला होता है, यहाँ पर बैठा है एक अंग्रेज़, यहाँ पर बैठे हैं हम हिंदुस्तानी, तो ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है कि ये जो भी चीज़ बोल रहा है ना वो ट्रांसलेट करके हमें बताएगा जिस लैंग्वेज में हम सुनना चाहते हैं। तो ट्रांसलेटर को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होगी तभी तो वो बेटर ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी रिलेटेड हैं। सेटअप अ नेशनल वेब पोर्टल ऑन ट्रांसलेशन, ऑर्गेनाइज एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन ट्रांसलेशन। मतलब ये चीज़ें बहुत हाई लेवल पर चली जाती हैं। हमारे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म्स कितने ज़्यादा वास्ट करने की कोशिश की जा रही है एनकीसी के द्वारा, वो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं इनकी रिकमेंडेशंस के अंदर। प्रमोट बुक लॉन्चेस, फेस्टिवल्स, फेलोशिप्स एंड प्राइजेस एट्सेट्रा, और ये भी किस में, सारी ट्रांसलेशंस के अंडर। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज। इंट्रोड्यूस इंग्लिश अलॉन्ग विद द फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 इन स्कूल। अब देखो स्कूल्स में क्या है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है या फिर हमारी जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो क्लास 1 से इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। मॉडिफाई पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग। अब जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग में ही इंग्लिश में ही टीच करते हैं, इंग्लिश में ही बोलना होता है उनको, सारा जो कंटेंट है अदर देन द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाते हैं। डेवलप पैडागोजिकली साउंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम 1 टू क्लास 12, यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो इंग्लिश में ऑडियो टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, हर जनरली जो हाई लेवल की काफ़ी सारे ऑथर्स हैं जिनकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके पीछे एक सीडी लगी होती है जो कि प्रोवाइड करती है आपको ऑडियो ऑफ द कंप्लीट टेक्स्ट बुक, यानी कि बच्चा अगर उसको सुनना चाहता है ना तो वो क्या रीड कर रहा है वो ऑडियो चलती रहती है, पूरा लेसन का लेसन वहाँ पे रीड होता है। यूज़ ऑल अवेलेबल मीडिया, ऑडियो, विजुअल, प्रिंट एट्सेट्रा in all the languages. Then is knowledge network. Knowledge network interconnect all knowledge institutions throughout the country through an electronic digital broadband network with adequate capacities to encourage sharing of resources and collaborative research. अब knowledge का network क्या है, नेटवर्क, यानी कि जैसे इंटरनेट के बिना तो कोई भी नेटवर्क वैसे पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट भी क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क। एक जगह पर बैठकर हम यहाँ का कंटेंट भी असेस कर रहे हैं, यहाँ का भी असेस कर रहे हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स एक साथ हम ओपन करके बैठ जाते हैं, वो अलग अलग जगह से आती हैं, तो इट मीन्स हम एक जगह पे शेयर कर सकते हैं, या फिर जैसे पीडीएफ्स हम ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं, हमने अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनाई है उसको अपलोड भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग देख सकें। ये क्या है, नॉलेज का नेटवर्क है, यानी कि हम अपना डाटा शेयर भी कर रहे हैं और दूसरों का देख भी रहे हैं, उससे सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गिव एंड टेक, यानी कि कम्युनिकेशन, नॉलेज कम्युनिकेशन है बेसिकली। टू यूटिलाइज वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग कमर्शियल नेटवर्क्स। The network will be based on Internet Protocol Multi-Packet Labeled Services MPLS टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। ये थोड़ी कंप्यूटर टेक्निकल टर्म आ गई, क्योंकि अगर हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं ना तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज द पोर्टल्स। क्रिएट नेशनल वेब पोर्टल्स फॉर बेसिक नीड्स ऑन सर्टेन की सेक्टर्स सच एज वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट। हम कहते हैं कि उस पोर्टल पर जाकर ये बिल पे कर दो, अलग अलग पोर्टल्स होते हैं इस चीज़ के। मैनेजमेंट बाय अ कंसोर्टियम कंसिस्टिंग ऑफ
representatives from a wide range of stakeholders, provide access to government held data। अब पोर्टल्स पे क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है। हमें अगर वाटर सप्लाई करना है, उसका बिल पे करना है, तो वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है अलग अलग पोर्टल्स पर। जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई भी टॉपिक देखना है, तो बेसिकली उसकी वेबसाइट ओपन कर लो और वहाँ से सारा का सारा डिटेल हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पोर्टल्स होते हैं। देन इज द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन क्या अधिकार है हर पर्सन को, ठीक है। अ लेजिस्लेशन ऑन राइट टू एजुकेशन मस्ट बी एनफोर्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोइंग अप कमिटमेंट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान आया था, आर्टिकल 21A के अंडर कहा जाता है कि राइट टू एजुकेशन है सभी बच्चों को, एटलीस्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हम कहते हैं 14 साल तक, यानी कि जब तक बच्चा 10th क्लास में जाएगा ना, 10th क्लास तक वो कहते हैं कि बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि हर पर्सन एडुकेट हो एटलीस्ट इतना तो कि मिनिमम एजुकेशन 10वीं क्लास तक उसको होनी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेड जस्टिफाइबल। नेक्स्ट कम्स द हायर एजुकेशन। अब देखो, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल लेवल तक पढ़ के, या तो उनका कोई फाइनेंशियल इशू होता है या फिर किसी तरह के इश्यूज होते हैं कि वो आगे की एजुकेशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो एजुकेशन हायर में एनरोलमेंट ज़्यादा हो, ये कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर 1500 यूनिवर्सिटीज़ नेशन वाइड एक्सपैंड की गई हैं, यानी कि बनाई गई हैं, ताकि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है ना, वो कम से कम 15% तक पहुँचा सके। 2015 तक का ये बात कर रहे हैं। देन अब देखो, एस्टैब्लिश 15 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर रीस्ट्रक्चर अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस। जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उसको फिर से उनका स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करने की कोशिश करें, एजुकेशन बीच में छोड़कर नहीं जाए, ठीक है। अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करें, जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी को रिवाइज़ किया जा सके, या फिर कुछ इस तरह के एक्शंस हों ताकि जो भी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, कोई इंटेलिजेंट है या फिर जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन दी जाए, हायर एजुकेशन, क्योंकि वो आगे जाकर देश का भविष्य बनेंगे। नेक्स्ट इज़ द वोकेशनल एजुकेशन। जो एजुकेशन डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे फ्यूचर कोर्सेज के साथ, कि हम आगे जाकर अगर कोई चीज़ ऑप्ट करना चाहते हैं, कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो क्या है, वोकेशनल एजुकेशन, उसके बारे में पहले ही जानकारी दी जाती है। प्लेस वोकेशनल एजुकेशन एंटायरली अंडर द MHRD हम पढ़ चुके हैं सारा। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ VET विद इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। देन क्वान्टिफाई एंड मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अब हमने वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन में एम्बेड तो कर दिया, लेकिन उसको ऑब्जर्व भी तो करो कि कितना इफेक्ट हो रहा है बच्चों पर उस चीज़ का। इंक्रीज रिसोर्स एलोकेशन टू वोकेशनल एजुकेशन। जो भी चीज़ देखो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो फुलफिल तो करने पड़ेंगे ना। टीचर्स भी होनी चाहिए ताकि वो वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, एंड रिसोर्सेज भी होनी चाहिए ताकि वो एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो ये सारी ट्रेनिंग ऑप्शंस हैं, ठीक है, एनहांस की जा सकें ट्रेनिंग ऑप्शन, जो ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर। अंडरटेक अ रीब्रांडिंग एक्सरसाइज। सारी चीज़ें ये क्या है, एक पॉइंट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो जिस तरह आपको लर्न होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ सको इस चीज़ को। देन इज नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन सेटअप अ नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन NS3F विच विल लुक एट द नॉलेज एट वन सीमलेस एंटिटी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सजेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू मेक इंडिया अ लीडर इन द क्रिएशन एंड यूज़ ऑफ न्यू नॉलेज इन ऑल एरियाज ऑफ नेचुरल, फिजिकल, एग्रीकल्चर। यानी कि अगर हम साइंस और SST को कंबाइन कर दें, ठीक है, एक तो विज्ञान और ऊपर से सारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स जो है हमारी, एग्रीकल्चर में उस चीज़ को एम्बेड कर सकते हैं हम, ठीक है। जो फिजिकल, नेचुरल, ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को एज अ होल हम डेवलप कर सकते हैं। Ensure that science and technology are maximally used for betterment of the lives of our people. Next is e-governance, जो हमारा फाइनल पॉइंट था। Re-engineer government processes first to change basic
governance pattern for simplicity, transparency, productivity and efficiency. Then develop common standards and deploy common platform infrastructure for e-governance. E-governance basically means electronic governance. अब एक तो होती है चीज़ मैनुअल, हमें हाथ में हम पेज पकड़ कर देखते हैं, एक है ऑनलाइन सारी चीज़ों का होना, ताकि वो चीज़ें हमारे सामने क्लीन चिट हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो और हम जब चाहे उस चीज़ को असेस भी कर सकते हैं. Select 10 to 20 important services that make a critical difference, simplify them and offer them as web-based services. नेक्स्ट देखो, भारत निर्माण है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हैं. तो जो चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है वो हमें बहुत इजीली असेस में मिल जाती है और बिल्कुल अपडेट रहते हैं हम उस चीज़ को. जो भी पेजेस अपलोड करती हैं वेबसाइट्स, वहाँ पर हम रेगुलर विजिट कर सकते हैं. जो भी लेटेस्ट स्कीम्स आई हैं किसी के भी हित में, ठीक है, किसी के भी लिए, चाहे वो पुअर पीपल है या फिर जिस वर्ग के लोग के लिए भी वो स्कीम्स आई हैं, वो हम इमीडिएट उस चीज़ को असेस कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं. दैट इज़ ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक. ताकि वो स्कीम जो है, ऐसी नहीं कि बंदा ऑफिस में जाके विजिट करेगा तभी उसको उस चीज़ के बारे में पता लगेगा. एंश्योर स्पीडी डिलीवरी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, मेकिंग देम सिटीजन सेंट्रिक एंड ensuring दैट द राइट पीपल गेट द बेनिफिट्स. सो ये था ई गवर्नेंस. कुछ और एरियाज़ भी हैं जहाँ पर ये अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, लाइक लीगल एजुकेशन है, हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, मेडिकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द NKC 2005, इसके जो फोकस एरियाज़ हैं एंड द रिकमेंडेशंस गिवन बाय देम. सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी. कंटेंट यहाँ पे है, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिख कर आने की कोशिश करो. एग्जांपल्स दे सकते हैं आप लोग, ठीक है. तो उससे क्या है, लिखना आसान हो जाता है, वरना आंसर अटैम्प्ट करते हुए थोड़ा सा बर्डन बन जाता है माइंड पर कि हमें पॉइंट्स याद नहीं आ रहे. सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग.